बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आज हम लास्ट क्लास में हम थ्योरी ऑफ डिमांड को शुरू किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ डिमांड किया था बेटा, टाइप्स ऑफ डिमांड किया था, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया था जॉइंट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डिराइव डिमांड, ये सब हमने किए थे। फिर हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में किया था, मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया था और हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व को किया था। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे बेटा, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड और डिमांड फंक्शन। आपकी बुक में ये डिमांड फंक्शन के नाम से है। और द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर ए कमोडिटी, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है। कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है। दीज आर डिमांड फंक्शंस shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants। बेटा डिमांड फंक्शन जो है, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में पढ़ते हैं। तो डिमांड फंक्शन ये शो करता है कि कोई भी चीज़ जो है उसकी डिमांड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसके डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं, वो किन किन के ऊपर वो डिपेंड करती है, या कौन कौन से फैक्टर जो किसी भी चीज़ की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर जो किसी भी चीज़ की डिमांड को इफेक्ट करते हैं उसे बेटा हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ या डिमांड फंक्शन या डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। अब अगर हम इसी इक्वेशन को लेते हैं बेटा, सो हियर dx मीन्स डिमांड फॉर x commodity। डिमांड ऑफ x is the function of price of x। price of x means price of own commodity, उसकी खुद की प्राइस, then price of related goods, then income and then taste, और उसके बाद बेटा हमारी इंटरेस्ट। ये इन चीज़ों के ऊपर हमारी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डिपेंड करता है। वी विल रीड अबाउट टू डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द मार्केट डिमांड फंक्शन। तो अब तक तो आपको समझ में ये तो आ ही गया होगा कि माइक्रो में इंडिविजुअल और के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है, या इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल और मार्केट की स्टडी करते हैं। वी विल रीड मोर अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है, हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हमारा ये डिमांड फंक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, पीएक्स को हम डिफाइन करेंगे कि पीएक्स क्या होता है। पीएक्स इज द प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। किसी भी चीज की जो खुद की प्राइस होती है उसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी और पीएक्स। इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर बाकी सभी चीजें सेम रहती हैं, देन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब अदर थिंग्स रिमेन सेम क्या है, पीएक्स के अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स में हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का क्या है बेटा कि इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर अन्य बातें समान रहने पर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसी भी चीज़ का उसकी प्राइस से इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो चीज़ खरीदते हैं, सपोज कि आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी कीमत जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये कोई भी नॉर्मल बिहेवियर होता है। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी कम खरीदी जाती है। फॉर एग्जांपल, टमाटर के 10 रुपये, टमाटर जो है 10 रुपये किलो हैं, तो हम क्या सोचेंगे, सैलड में भी उसको यूज़ कर लें, सब्जी में भी ज़्यादा से ज़्यादा डाल लें, कच्चे खा लें, ठीक है, सूप बनाकर पी लें। अब भाई टमाटर की प्राइसेस हो गई हैं हमारी 100 रुपीज़ पर केजी, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी
डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज हुआ वैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव इनवर्स रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, जब प्राइसेस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है बेटा। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड। इसी को ही हम मांग का सिद्धांत या मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ने के कारण उसकी क्वांटिटी में जो परचेजिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कमी आती है, उसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन था बेटा वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने कॉम्प्लीमेंट्री अभी पहले भी पढ़ा। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है बेटा? जो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम हिंदी में प्रतिस्थापन भी कहते हैं, यानी कि वो गुड्स जो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल हो जाए, आप उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैंगो शेक पीते हैं लेकिन अभी आम नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह बनाना शेक को पी लेंगे, वो सब्स्टिट्यूट हो गया मैंगो शेक का। ठीक है। ऐसे ही टी एंड कॉफ़ी, दीज आर द सब्स्टिट्यूट। चाय की जगह आप कॉफ़ी ले सकते हैं। टी एंड कॉफ़ी, जब चाय की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो लोग क्या करेंगे, चाय की बजाय कॉफ़ी की प्राइस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो उसी प्राइस पे मिल रही है जिस पे पहले मिल रही थी। अब चाय की कीमतें बढ़ गई हैं तो लोगों ने क्या किया, चाय की बजाय कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। दस दीज हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। चाय की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो गई। अब चाय की प्राइसेस कम हुई तो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो डिक्रीज हो गई। चाय की कीमतें बढ़ी तो हमने फोकस किया कॉफ़ी पे, तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब चाय के प्राइसेस कम आए तो हमने देखा कॉफ़ी के प्राइसेस जो है वो इससे महंगे पड़ते हैं, हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड जो है वो हमारी कम हो गई। क्लियर है बेटा कि जब एक की डिमांड का असर, एक की प्राइस का असर दूसरे पे पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, और एक के प्राइसेस घटती हैं तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और जब एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। एक की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स दे हैव सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, पूरक पदार्थ भी इनको कहते हैं, कि जिसमें एक की डिमांड से दूसरे की डिमांड का रिलेशन होता है। एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, एक की डिमांड कम होती है, एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की भी प्राइस बढ़ जाती है। एक की डिमांड दूसरे से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेन एंड पेपर। आप पेन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे जब आपके पास पेपर ही नहीं होगा तो पेन के साथ किसकी डिमांड जुड़ी हुई है, पेपर की। कार के साथ पेट्रोल की, क्योंकि अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो आप कार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कार के लिए पेट्रोल तो चाहिएगा ही चाहिएगा। सो दे हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर पेन की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो पेपर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो कार की डिमांड जो है बेटा कम हो जाएगी। क्लियर? पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होगी। हमने कहा कि पेट्रोल की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो बजाय की कार खरीदने के जब हम कहीं बाहर जाना तो हम टैक्सी का या पब्लिक जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार इंक्रीज हो जाएगी। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए पेट्रोल के जो हमारे प्राइसेस हैं वो 20 रुपये 25 रुपये पर लीटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगे हम क्या करेंगे कि भाई इतने प्राइसेस के ऊपर तो हम कार अफोर्ड कर ही सकते हैं, पेट्रोल जो है वो इतना सस्ता हो गया है
इतना ही खर्चा हमारा एक्टिवा पे पड़ता है, इतना ही खर्चा हमारा कार पे पड़ेगा। और कार से जो एक्टिवा से कार मच बेटर है, क्योंकि उसमें आप किसी भी वेदर के अंदर आप जर्नी कर सकते हो, तो आप जो है वो सेफ और सिक्योर भी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कार खरीदने का प्लान कर लेंगे, हमारी कार की जो डिमांड है वो बढ़ जाएंगी। सो दीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। इट मीन्स एक की प्राइसेस बढ़ती हैं तो दूसरे की क्वांटिटी कम हो जाती है, और एक की प्राइसेस कम होती हैं तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप और द नेगेटिव रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है वाई। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एन ई, ठीक है। अब वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब होता है एबिलिटी टू पे, कि आप कितना पे कर सकते हैं। एबिलिटी टू पे इज नॉन एज इनकम। आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो आपकी 10,000 रुपये के हिसाब से आप खर्चा करेंगे। इफ़ यू हैव इनकम 80,000 देन यू विल स्पेंड द मनी एट अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। अगर आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी तो आपकी जो पेइंग एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। आपकी सैलरी कम होगी, आपकी इनकम कम होगी बेटा, तो आपकी पेइंग एबिलिटी भी कम होगी। तो इनकम मीन्स होता है एबिलिटी टू पे। इनकम का मतलब आप कितना खर्च करने की स्थिति में हो। नो डाउट आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो, और अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम खर्च करोगे। नॉर्मली एक कंज्यूमर जो होता है वो 3 तरह की चीज़ों के ऊपर खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स, सेकेंडली इंफीरियर गुड्स, एंड थर्ड वन इज नेसेसरी गुड्स। हम अपनी लाइफ में 3 तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं बेटा। एक तो है नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड्स, और तीसरा जो है वो हमारा है नेसेसरी गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स क्या हैं? वो गुड्स बेटा वो चीज़ें जो हम डेली रूटीन में खरीदते हैं, उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आप अपनी डेली रूटीन की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल दूध जो है कई फैमिलीज़ के लिए नेसेसिटी गुड्स है, लेकिन कईयों के लिए नॉर्मल गुड्स है। कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कि दूध इस्तेमाल नहीं होता, जो इतना परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनकी प्राइस, आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। आपकी सैलरी 10,000 रुपये थी, आपकी इनकम 10,000 रुपये, तो आप 2 किलो दूध लेते हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गया 40,000 होगी तो आप क्या करेंगे, दूध भी इंक्रीज़ कर देंगे कि घर घी बाहर से लाना पड़ता है या नहीं बनता है। अब हम क्या करें, हम दूध ही ज़्यादा बढ़ा लें और अपने घर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करें। तो नॉर्मल गुड्स डेली रूटीन गुड्स होते हैं जिनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उनकी प्राइस के साथ। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है बेटा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है। आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, आपकी एबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड या पेइंग कैपेसिटी कम होगी। नेक्स्ट है इंफीरियर। पहली बात तो कोई भी चीज़ इंफीरियर नहीं होती, ये इज़ अ काइंड ऑफ मेंटेलिटी। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, इंफीरियर है या सुपीरियर है, ये आपकी डिमांड के ऊपर है बेटा, पेइंग कैपेसिटी के ऊपर है। एक इंसान जिसके पास साइकिल है उसके लिए वो एक लग्जरी, जो साइकिल ही खरीद सकता है उसके लिए लग्जरी चीज़ है, क्योंकि वो उसी के ऊपर पैसा खर्च कर सकता है। अब बाइक या एक्टिवा वाले के लिए साइकिल जो है वो इंफीरियर है। हालांकि कोरोना टाइम में तो साइकिल ही सुपीरियर हो गई है, मोस्टली लोग जो है वो साइकिल को यूज़ करते हैं, साइकिल चलाते हैं। तो इंफीरियर गुड्स डिपेंड्स ऑन द पेइंग कैपेसिटी। आपकी इनकम अगर कम है, आपके पास बाइक है, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा आप कार परचेज करेंगे और बाइक जो है वो आपके लिए इंफीरियर हो जाएगी। तो दैट इज अ कंडीशन, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन से आपकी चीज़ें इंफीरियर और सुपीरियर होती हैं। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंफीरियर गुड्स की वो कम हो जाती है। इनको गिवन गुड्स भी कहते हैं हम, ये सस्ती चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी परचेजिंग पावर या मेरी सैलरी
या XYZ कोई भी इंसान है जिसकी सैलरी 5-7 हज़ार रुपये है, तो वो मार्केट में जो टमाटर हैं वो 400 रुपये किलो मिलते हैं, ठीक है। कुछ टमाटर ऐसे हैं जहाँ मार्केट के अंदर जो सेब है वो 100 रुपये किलो है, तो हम क्या करेंगे, सेब की बजाय अमरूद ले लेंगे, वो 20 रुपये किलो है। तो हम उनके लिए, हमारे लिए क्या होगा, वो अमीरों के लिए अमरूद जो है वो इन्फीरियर हो गया, ठीक है, और सेब जो है वो सुपीरियर हो गया। लेकिन जिसकी परचेजिंग पावर ही कम है उसके लिए वो अमरूद ही सुपीरियर है। तो ये डिपेंड करता है बेटा आपकी परचेजिंग पावर पे। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स जो हैं उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, जब आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स एसेंशियल गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड प्राइसेस से इफेक्ट नहीं होती, न्यूट्रल इफेक्ट होता है। अब आपके घर में अगर 1 किलो आटा रोज़ लगता है, मान लीजिए किसी भी फैमिली के अंदर 1 किलो आटा लगता है रोज़ का, तो प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाएं वो अपना उस कंजम्पशन को बनाकर ही रखेंगे, वो आटा उतना ही लगेगा, उसको कम नहीं किया जा सकता। वो एसेंशियल गुड्स है। सॉल्ट एसेंशियल गुड है, जितनी क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं वो हमारी इस्तेमाल होगी ही होगी। मिल्क, सॉल्ट और जो फूड आइटम्स हैं बेसिकली वो हमारी क्वांटिटी वो एसेंशियल गुड्स के अंदर आता है। एसेंशियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इनकम बढ़ने या घटने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर इनका नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज ऑल्सो नॉन एज लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। आप क्या चीज़ पसंद करते हैं और नहीं करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, फैशन, हैबिट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एज, जेंडर, वेदर कंडीशंस, इनके ऊपर टेस्ट और प्रेफरेंस डिपेंड करती हैं। हैबिट होता है पर्टिकुलर ब्रांड। सपोज कि आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ही कपड़ा पहनना पसंद करते हैं तो आप उसी ब्रांड की चीज़ें लेंगे, चाहे आपको इनकम ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा हो गई है, आपका एक पर्टिकुलर ब्रांड आप उसी को लेंगे। फैशन, जो चीज़ फैशन में है वो आप लाइक करेंगे, जो चीज़ फैशन से आउट हो गई है वो डिसलाइक हो जाएगी। कस्टम एंड ट्रेडिशंस, जो चीज़ें हमारी कस्टम से जुड़ी हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज सीजन है तो मैरिज सीजन के अंदर क्या होगा, हमारी जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं, जो मैरिज पर्पज से ड्रेसेस होती हैं, कैजुअल वियर्स, वो हमारी ज़्यादा बिकेंगी या उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो सिंपल है उनकी डिमांड नहीं होगी। एज का इफेक्ट भी पड़ता है। अगर आप यंग एज ग्रुप के हैं तो आपकी डिमांड उसी एज के अकॉर्डिंग होगी, आप ज़्यादा फैशनेबल होंगे, ठीक है। जेंडर, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड होती है, उनकी डिमांड। वेदर कंडीशन, सर्दियों के मौसम में स्वेटर्स की, शॉल्स की डिमांड बढ़ जाती है। गर्मियों के मौसम में बेटा कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है। इट मीन्स टेस्ट और प्रेफरेंस भी किसी भी चीज़ की प्राइस को या डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अभी अब दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में कोई कंज्यूमर जो है वो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड नहीं करता। अगर आप करते भी हैं तो आपको अवेलेबल नहीं होगा। वो कहते हैं मैम अब आप किस टाइम पे आए हो, इस टाइम पे तो कॉटन नहीं वुलन चलता है, तो इस टाइम आपको मार्केट में वुलन ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब वेदर कंडीशंस का असर भी हमारी डिमांड के ऊपर पड़ता है। अगर आप इस मौसम में जाकर किसी से ये कहो भाई साहब मुझे स्वेटर खरीदनी है, तो रेयर चांस है कि आपको किसी शॉप के ऊपर स्वेटर्स मिलेंगी। वो कहेंगे आप 1 महीने बाद आना, सितंबर अक्टूबर तक हमारे यहाँ पर जो है ना वुलन का स्टॉक आ जाएगा। तो वेदर कंडीशन ऑल्सो इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ई। व्हाट इज ई? ई मीन्स एक्सपेक्टेशंस। अगर नियर फ्यूचर के अंदर प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हों तो हमारी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, और अगर नियर फ्यूचर के अंदर प्राइसेस कम होने के चांसेस हों तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना टाइम पर जब शुरू हुआ, जैसे डिक्लेयर हुआ कि इमरजेंसी कल से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो एकदम से जो फूड आइटम्स थी उनकी डिमांड बढ़ गई, तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मूंग की दाल जो 70 रुपये किलो थी, 80 रुपये किलो थी, उसके प्राइसेस 110 रुपये किलो हो गए। और जो 90 रुपये थी वो 150 रुपये किलो तक पहुँच गए। ऐसे ही
जब आपको ये पता चलता है कि आने वाले समय में प्राइसेस कम होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मार्च अप्रैल का जो महीना होता है सरसों का तेल उसमें आता है, उसमें सरसों आती है, तो उसमें तेल के प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपने तेल खरीदना ही है, आप क्या करेंगे, ज़रूरत के लिए कम तेल लेंगे, आधा लीटर ले लेंगे, 1 लीटर ले लेंगे कि अभी नई सरसों आएगी तब तेल के प्राइसेस कम हो जाएंगे और हम तभी तेल जो है वो खरीदेंगे। तो जब ये उम्मीद हो कि इन फ्यूचर प्राइसेस कम होने वाले हैं, देन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस। एंड इफ़ यू हैव एनी पॉसिबिलिटी, अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट बेटा, ये जो सारे टॉपिक्स थे ये हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के थे। अभी हम मार्केट डिमांड फंक्शन करेंगे, उसमें हमने 2 चीज़ें और ऐड की, एक तो एन एंड वाई डी। ठीक है, ये क्या है ये हम अभी पढ़ते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मार्केट डिमांड फंक्शन ये शो करता है कि मार्केट डिमांड, जो अलग अलग कमोडिटी की जो मार्केट डिमांड है वो कैसे निर्धारित होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को डिफाइन करते हैं। नाउ let us start. We have already read about PX, PR, T and Y, E, ये हमने रीड कर लिया। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टाइम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम करेंगे मार्केट डिमांड, कुछ कॉमन चीज़ें थी वो हमने कर ली। नेक्स्ट है बेटा, एन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन और पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं। तो पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं। 2 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन को, पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब साइज और कंपोजिशन में क्या फर्क है? देखिए बेटा, साइज का मतलब है नंबर ऑफ सिटीजन्स, कि कुल जनसंख्या कितनी है, किसी भी देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये है नंबर ऑफ सिटीजन, इज नॉन एज साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और कॉम्पोजिशन क्या है? नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स, यंग, ओल्ड, लिटरेट, इलिटरेट, रूरल, अर्बन, यहाँ पर रहने वाले अलग अलग लोगों की, क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंस अलग अलग होती है, तो कॉम्पोजिशन के अंदर हमारे मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, लिटरेट, इलिटरेट हर कैटेगरी के लोग आ जाएंगे। एज ग्रुप के 0 to 14 ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनना, 15 to 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, यंग एज के अकॉर्डिंग, मेल्स के अकॉर्डिंग। अगर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी कि पुरुषों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें बनेंगी। अगर फीमेल पोर्शन ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, उन चीज़ों की डिमांड होगी जो चीज़ें फीमेल इस्तेमाल करती हैं। अगर यंग जनरेशन ज़्यादा है तो यंग जनरेशन के लोग जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। और अगर ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ज़्यादा होगी। देन वाई डी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, distribution of income and wealth. Distribution of income is could be two types, equal and unequal. Distribution of income जो है वो 2 तरह से हो सकता है, equal और unequal। वैसे तो equal जो है वो शायद expected ही है, unequal ही होता है। equal distribution क्या है बेटा? If equal distribution is there, अगर equal distribution है income का तो डिमांड विल बी इक्वल, तो सब लोग जो है ना वो एक ही तरह की चीज़ों की डिमांड करेंगे। अगर मान लीजिए सबकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो सबका वे ऑफ लिविंग भी सेम हो जाएगा और सबकी जो डिमांड है चीज़ों की वो भी सेम चीज़ के लिए डिमांड होगी। पीपल विल परचेज सेम गुड्स एंड सर्विसेज, सेम काइंड्स ऑफ गुड्स लोग खरीदेंगे। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल इक्वल देन मोर क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल है तो मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, सभी लोगों को बराबर ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो नो डाउट हमारा जो इनकम, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मली जैसा कि होता है, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच,
मोर रिच, रिचेस्ट, इस तरह से कैटेगरीज होती हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, इफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल बी अनइक्वल डिमांड विल बी कैटेगराइज इन डिफरेंट गुड्स। तो अनइक्वल डिमांड होगी अलग अलग चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल, अगर गरीब लोग ज़्यादा हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग ज़्यादा हैं, तो दे विल डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स, तो वो केवल उन्हीं चीज़ों की डिमांड करेंगे जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। अगर नंबर ऑफ पीपल उनकी ज़्यादा जो अबव पॉवर्टी लाइन है, देन दे विल डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स के जीवन जीने के लिए जो, या मिडिल क्लास अगर हमारे पास ज़्यादा है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। इफ़ वी हैव हाई क्लास या रिच क्लास पीपल, दैन ज़्यादा रिच क्लास अगर हमारे पास लोग हैं तो वो लग्जूरियस गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था बेटा अबाउट द डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, उसके अजम्पशंस पढ़ेंगे। ये हमारी चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। होप यू ऑल हैव लर्न, और अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरीज हो तो यू कैन मेक द कॉल।